प्रिय विद्यार्थियों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद सभी के लिए। देखिए, आज जो मैं पेपर करवा रहा हूँ, आज से जितने भी पेपर होंगे आपके, तो सबसे पहली बात वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डाले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो मैं ये पेपर ले रहा हूँ, ये पुराने पैटर्न पर आधारित पेपर है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये पुराना पेपर है। पहले क्या होता था, आर्मी जीडी के पेपर में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते थे। 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आते थे। किसके आते थे? 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आते थे। तो आपके जो इस पेपर में है वो 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हैं। ध्यान रखना, इस पेपर में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है। देखो, अभी मैं आगे के जो 2 3 4 पेपर हैं, मैं आपको पुराने पैटर्न वाले पेपर ही कराऊंगा। ठीक है, पुराने पेपर वाले पैटर्न कराऊंगा, जिनमें कि आपके पुराने पेपर है और जो पुराने हिसाब से आए हुए हैं। तो बिना समय गवाए सबसे पहले चलते हैं जीके। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को आपका मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 अप्रैल की बात करें तो आपका मूर्ख दिवस, मतलब ये दोनों सही नहीं है। इसके बाद 7 मई को आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। तो इसका पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? 7 अप्रैल। इसके बाद आओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर ऑफ। सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? देखो, ये आपके सामने विभिन्न वर्ष दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले 1919 खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन, बिल्कुल राइट है। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। और 1922 ध्यान रखना फेमस है चौरा चौरी कांड के लिए। चौरा चौरी कांड के लिए ध्यान रखना। 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसके बाद 1922 में आपका चौरा चौरी कांड हुआ। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कयक इनमें से किससे संबंधित है? देखो, आदिवासी उपकरण, वोट, शिप, विपन। देखो, आपकी जो कयक है, एक लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है और वो आपका नाव में होता है। तो ये कयक किससे संबंधित है? नाव से। इसके बाद आओ, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखो, किस नदी के किनारे पर है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है कृष्णा नदी। तो देखो, कृष्णा नदी के किनारे पर आपका नासिक नहीं है, यहाँ पे सांगली है। जो सबसे बड़ा शहर है वो सांगली है, महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी किनारे। नासिक, बिल्कुल सही बात है। जो नासिक है वो नर्मदा नदी के किनारे पर है। नासिक कहां है? नर्मदा नदी के किनारे पर है। अब इसकी बात करें गोदावरी, तो गोदावरी के किनारे देखो आपके कई शहर आते हैं, बहुत सारे हैं, मैं मेन मेन लिख रहा हूं। अमरकंटक है एक तो आपका, अमरकंटक, काफी शहर है, ध्यान रखना। होशंगाबाद, होशंगाबाद भी है आपका, जबलपुर भी है। ध्यान रखना, कई शहर हैं गोदावरी नदी के किनारे, उनमें अमरकंटक है, होशंगाबाद है और आपका जबलपुर है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। देखो, आईएनएस तरंगिणी। आईएनएस तरंगिणी भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है जो पूरे विश्व का चक्कर भी लगा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा आईएनएस तरंगिणी। आईएनएस तरंगिणी भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। ये वायुयान वाहक पोत है, वाहक पोत है, और ये नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है, ध्यान रखना, आईएनएस गरुड़। इसके बाद आते हैं आगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहां है? देखो, अमेजोन नदी कहां पर है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है? ये ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में 8 देशों से गुजरती है, 8 देशों से गुजरती है, ध्यान रखना। आपकी जो अमेजोन नदी है और विश्व की सबसे
जो लंबाई के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी लिख सकते हैं हम, दूसरी बड़ी नदी है। और जैव विविधता का केंद्र है, ध्यान रखना, ये का केंद्र है, ध्यान रखना। अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता का ये केंद्र है। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? देखो आप कौन सा दस्तावेज, आपकी देखो ये अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं, इनको आप याद रखना। सबसे पहले आती है आपकी 9वीं सूची। देखो 9वीं सूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 11वीं सूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं आपकी स्थानीय प्रशासन या नगर पालिका, नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 8वीं जो अनुसूची है वो किससे? भाषा से। तो ध्यान रखना, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, तो वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। भारत की सेना में टोटल कितनी कमान है? देखो भारत की सेना में टोटल 6 तो क्रियाशील है और 1 प्रशिक्षण कमान है। 6 क्रियाशील कमान है और आपकी 1 कैसी है? प्रशिक्षण। तो टोटल कितनी कमान हो गई आपकी? टोटल भारतीय सेना में कितनी कमान हो गई आपकी? 7 कमान हो गई। 6 प्रशिक्षण, वो 6 क्रियाशील है और 1 प्रशिक्षण कमान है। और ध्यान रखना ये सारी कमान, जितनी भी कमान है आपकी, वो आपकी दिल्ली से कंट्रोल होती है। इनका जो नेटवर्क है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ होता है, जितनी भी कमान है उन सबका। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको कंप्लीट कर लेना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है आपका, वो आपका नैनीताल उत्तराखंड में। कहां पर है आपका? नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है आपका? तो ये जिम कॉर्बेट कहां पे? उत्तराखंड में। अब देखो करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। देखो अब इस सबसे पहला आता है दीनार। दीनार देखो कहां की करेंसी है? दीनार है कुवैत की करेंसी है, कुवैत की करेंसी है। और ध्यान रखना सबसे ताकतवर मानी जाती है, सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है कौन सी? दीनार। जो लीरा है आपकी, ये लीरा कई कंट्रीज की है, ध्यान रखना। जो ये लीरा है कई कंट्रीज की है, तुर्की, लेबनान और सीरिया। तुर्की, लेबनान और सीरिया। इटली की भी हुआ करती थी किसी टाइम पे, लेकिन अब वहां पे यूरो चलती है। रियाल, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो कौन सी है आपकी? रियाल है, ध्यान रखना। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। देखो ये स्वतंत्रता सेनानी थी, सेनानी, और पंडित नेहरू की बहन थी। शीला दीक्षित ये आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। और इसके बाद आपकी सरोजनी नायडू, ये आपकी पहली महिला गवर्नर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना, गाइड एक प्रसिद्ध बुक है जो कि R.K. नारायण जी ने लिखी हुई है। तो ये गाइड पुस्तक किसकी है? R.K. नारायण की। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखो ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आया हुआ है, जो मैंने कराए लगभग 2 या 3 एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज्यादा आता भी है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना, जो सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जीके का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आएंगे हम जीएस के पार्ट पे। देखो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने पुराने पैटर्न पे लिया है। पुराने पेपर में क्या है, आगे दो चार क्वेश्चन पेपर हम पुराने सेट पे ही आधारित करेंगे, क्योंकि पुराने पैटर्न में 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होते थे। इसके बाद आए, अच्छा 15वां क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? देखो पानीपत की पहली लड़ाई
देखो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के युद्ध हुए। कौन से युद्ध हुए? तराइन के युद्ध, तराइन युद्ध। 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा युद्ध है वो अकबर और हिमू के बीच हुआ। नादिर शाह और करनाल, ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ये देखो करनाल के वो थे, वो मोहम्मद शाह करनाल के थे, नादिर शाह से युद्ध हुआ था इनका। ये क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, इनके मध्य जो 1757 है प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच, नवाब के बीच में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आ गए। मलेरिया किसके कारण होता है? देखो मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। देखो बांझ विरोधी विटामिन मतलब जिससे बांझपन खत्म होता है। देखो सबसे पहले विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका? बांझपन। और बांझ विरोधी मतलब इसको खत्म करने के लिए, तो उसके लिए काम में आता है आपका विटामिन ई। ध्यान रखना जो बांझ विरोधी विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ई। कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध होता है। कार्य बल और विस्थापन के बीच में क्या संबंध होता है? देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बार अभी 16 17, हाँ 16 17 18, कार्य बल और विस्थापन के बीच में क्या क्या संबंध होता है? तो बताइए कार्य बल और विस्थापन के बीच में संबंध क्या होता है? जो आपके पास कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, W = F × F। ध्यान रखना कार्य आपका बल और विस्थापन के बीच का गुणनफल होता है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन में, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त किया जाता है? देखो कुनेन, कुनेन ध्यान रखना आपका सिनकोना के वृक्ष से, जो पेड़ की क्या होती है? छाल होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। और ये किसकी दवाई है? मलेरिया की दवाई है। किसकी दवाई है? मलेरिया की। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखना कुनेन है, जो सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। और कहां पे उपयोगी रहता है ये? मलेरिया की बीमारी में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? देखो सबसे पहला आता है हवा। हवा एमिनोमीटर से मापी जाती है, एमिनोमीटर, या जिसको पवन मापी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हवा की गति किससे मापी जाती है? एमिनोमीटर या पवन मापी से। जो आपकी बारिश है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापी जाती है। इसके बाद सेंटीमीटर और इंच में मापी जाती है। अर्थक्वेक है वो आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ध्यान रखना जो भूकंप है आपका वो किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। रिएक्टर स्केल भी होता है एक इसके लिए, ध्यान रखना सिस्मोग्राफ है, और एक रिएक्टर स्केल भी होता है। कौन सा स्केल? रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल। तो सिस्मोग्राफी और रिएक्टर स्केल ये किसके हैं? अर्थक्वेक के या भूकंप के। अब कौन सी गैस सोडा तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? देखो सबसे पहले सल्फर विरंजक को बनाने में काम में आती है। सल्फर किसको बनाने में काम आती है? विरंजक को बनाने में आती है। सोडा, जो सोडा वाटर पीते हो आप, तो सोडा के लिए कौन सी गैस होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो सोडा वाटर होता है आपका उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो भी आपकी पेप्सी वगैरह होती है उनमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद आता है देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, ध्यान रखना इसके बारे में। रंगहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन गैस है, और ये विषाक्त है, विषैली गैस है। मनुष्यों के लिए कैसी गैस है? विषैली गैस है, ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? देखो अदिश और सदिश क्या रहती हैं? ऐसी राशियां जिनकी एक निश्चित दिशा और परिमाण होता है वो सदिश कहलाती हैं,
और जिनकी निश्चित दिशा और परिमाण नहीं होता है वो कैसी कहलाती हैं? अदिश राशियां। बल और त्वरण ये दोनों आपकी सदिश राशियां हैं, और ये जो गति है आपकी, ये आपकी कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है, ध्यान रखना। स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। देखो वैसे तो हीमोग्लोबिन के लोहा और प्रोटीन दोनों ही घटक हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ ये ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। देखो यहां जो ग्लोबिन है ये क्या है? एक प्रोटीन है। तो मुख्य घटक पूछे, ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। यदि आपसे मुख्य घटक पूछा है तो इसका आंसर होगा क्या? प्रोटीन। बाकी ध्यान रखना रक्त में लोहा भी होता है और प्रोटीन भी होती है, लेकिन मुख्य घटक पूछा है तो मुख्य घटक कौन सा होगा? इसका प्रोटीन होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक जीव की संरचना और कार्यात्मक इकाई को, एक जीव की संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? देखो सबसे पहली चीज, संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है वो आपकी कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतकों से ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी। ध्यान रखना सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से आपका बाकी चीजें बनती हैं। मानव शरीर में रक्त कहां पे शुद्ध होता है? देखो रक्त है आपका, जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कहां पे होता है? आपका किडनी में होता है, गुर्दे में होता है। जो रक्त को फिल्टर करती है वो क्या होती है? किडनी। तो कहां पे होता है रक्त? किडनी या गुर्दे में। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? देखो अगला क्वेश्चन है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? देखो यदि इसके साथ जल को लेंगे हम, ध्यान रखना यदि जो पहला ही दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इनके साथ यदि जल को लेंगे तो एक नाइट्रिक एसिड बनेगा। ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड और तेजाब का गंधक का तेजाब बनेगा, ध्यान रखना, और इससे अम्ल वर्षा होगी। तो अम्ल वर्षा ध्यान रखना किन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ये दोनों गैसें होती हैं जो कि आपकी अम्ल वर्षा का एक मुख्य कारण है। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? पहला आता है वोल्टमीटर, इससे आपका विभवांतर मापा जाता है। एमीटर से आपका इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है? आपका एमीटर से। और मैं ये बता चुका हूं एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। अभी आया भी था ये कि एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति मापी जाती है। एमीटर से आपका इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक रंग है, देखो प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग है जिन रंगों से बाकी रंगों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना लाल, नीला, हरा, ये पहला ही आ जाएगा इसमें आपका। बाकी जो रंग हैं इन्हीं रंगों से बनते हैं। जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं वो आपके लाल, नीले और हरे, ये आपके प्राथमिक अंग हैं। इसके बाद आओ आगे, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? विद्युत ग्रह या शक्ति केंद्र भी बोलते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। देखो सबसे पहला आता है आपका राइबोसोम। देखो राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखना जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पहले भी कई बार आ चुका है। देखो लाइसोसोम के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। लाइसोसोम क्या है? कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, देखो लाइसोसोम क्या है कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम क्या है कि कोशिका का ही पाचन शुरू कर देता है, जिससे क्या है व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र है
वो क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर ये, ध्यान रखना यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। राइबोसोम आपका प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का शक्ति गृह हो गया, और लाइसोसोम आपकी आत्मघाती थैली हो गई। इसके बाद चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आता है आपका, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो मैं लगभग में बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा हवा में नाइट्रोजन होती है जो कि 79% है। मैं लगभग में बात कर रहा हूं, वैसे 78 पॉइंट कुछ है। यदि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो 21% है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03 या 0.04, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही हो जाएगा। तो इसका मतलब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 0.04। आपसे पूछे हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, दूसरे पे क्या होती है आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। इसके बाद आओ, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। देखो मांसपेशियों की संख्या, मनुष्य का जो 40% भाग है वो मांसपेशियों का बना होता है, और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, और सबसे ज्यादा पेशियां आपकी, ये आता है, सबसे ज्यादा पेशियां कहां होती हैं आपकी, ध्यान रखना, पीठ में होती हैं। जो सबसे ज्यादा पेशियां होती हैं कहां पे होती हैं, आपकी पीठ में होती हैं। और मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। देखो मैं आपको बता चुका हूं पहले बेटा कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके लगभग 20 क्वेश्चन साइंस के, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पुराने पेपर करवा रहा हूं। पहले क्या होता था, आपके साइंस के क्वेश्चन 20 आते थे, रीजनिंग नहीं आती थी। किडनी की मौलिक इकाई है, देखो किडनी की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है बेटा। क्या है किडनी की मौलिक इकाई, नेफ्रॉन है। देखो नेफ्रॉन, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और प्रत्येक नेफ्रॉन में, ध्यान रखना, प्रत्येक नेफ्रॉन में मूत्र बनाने की एक स्वतंत्र इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में मूत्र बनाने की क्या होती है, एक स्वतंत्र इकाई होती है। इसके बाद चलिए, कौन सा जीवाणु, अच्छा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 इज द राइट आंसर। देखो ये गुणसूत्र ही हैं जो कि आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेके जाते हैं। इसके बाद आइए आगे, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। देखो दूध मापने का यंत्र आया था लैक्टोमीटर, तो जहां पर कोई लैक्टो नाम की चीज दिख जाए तो वो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। तो यहां पे ये आपके जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं बता चुका हूं कि 1-2 पेपर में मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, पेपर क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो मैथमेटिक्स में 12 और 30 का तीसरा अनुपात, या हम जिसको तृतीयानुपाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती। और ये जो मध्य अनुपात, इसको हम मध्यानुपात बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी को हम सतत अनुपात बोलते हैं, और इसी को हम वितत अनुपात बोलते हैं, ध्यान रखना, ये इसके अन्य नाम है। एक होता है प्रथमानुपाती, देखो प्रथमानुपाती पहले वाला, तृतीयानुपाती तीसरे वाला, और आपके पास मध्यानुपाती बीच वाला। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती, 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या मान लिया हमने बेटा, x। अब यहां देखो इसका मतलब क्या होता है, यह आपके पास ABC है, इससे समझाऊंगा कि जो अनुपात A और B में, वही अनुपात कहां पे होगा, B और C में। तो मैं इसको लिखूंगा A अनुपात B समानुपाती B अनुपात C। फिर बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। तो सेम तरीका है वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि इनका तृतीयानुपाती, जो अनुपात 12 और 30 में है वही अनुपात 30 और x में होगा। इसके बाद गुणा करो, 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30, तो x बराबर 30 गुणा 30 बटा 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 15 आ गया, और 15 5 कितना आ गया, 75 आ गया। ये 75 आ गया। अब बात करें बेटा
9 और 25 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती 9 अनुपात x अनुपात 25, ये इसका क्या हो गया, मध्यानुपाती है। तो मतलब जो अनुपात 9 और x में, वही अनुपात आपका x और 25 में होगा। बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, x गुणा x बराबर 9 गुणा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 225, और बेटा x का मान 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो इससे आपको अनुपात पूछा है, तो अनुपात आपका 75 अनुपात 15 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 1 आ जाएगा। इन दोनों का आपसे क्या पूछा है, अनुपात। देखो जो अनुपात 12 और 30 में, वही 30 और x में होगा। यहां से इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, 75 आ जाएगा। यदि आपसे सतत वितत या मध्यानुपाती दिया है, तो मतलब बीच वाला है, तो बीच वाला x मान लेंगे, तो 9 अनुपात x और x अनुपात 25 हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। यदि 36 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में, देखो ये टाइम एंड वर्क से, ये जो यूनिटरी लॉ वाले क्वेश्चन है, जो एमडीएच वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, तो यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 36 पुरुष काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष x घंटे में करेंगे। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर दो, तो x बराबर 36 गुणा 25 बराबर बटा 15, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 3 से 12 बार और 12 पंजे 60 घंटा आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 60 आवर्स। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, पहले तो औसत देखो क्या होता है बेटा, औसत होता है राशियों का योग। देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग अप टू 7 का वर्ग बट्टा क्या कर देंगे हम यहाँ पे 7। यहां फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यह आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहां देखो n का मान क्या है बेटा, यहाँ पे 7। तो 7 गुणा में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 7 प्लस 1 इंटू में 2 गुणा 7 प्लस 1 बट्टा में 6 तो है ही है, और 7 का भाग देना है। लिख दो एक बार, 7 गुणा 8 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 6 गुणा 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 4 बार कट गया और 4 पंजे 20 आ गया। तो इसका मतलब इनका औसत क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप चाहो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको जोड़कर आप 7 का भी भाग दे सकते हो। जैसे ये है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का कितना आ गया 16, 5 का कितना आ गया 25, 6 का 36, 7 का 49। फॉर्मूले पे नहीं जाना पड़ेगा, बटा में 7। आप एक बार इनको जोड़ना, जोड़ने पे इनको 140 आएगा, 7 का भाग दे देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 20। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, लेकिन आप यदि क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप फिर इस तरीके से जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सिंपलीफाई, देखो कल के पेपर में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। हमें क्या करना है, 343, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहां गुणा 113 और है। इसको मानेंगे हम क्या बेटा, ए और इसको क्या मानेंगे बी। मैंने आपको एक तो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। डायरेक्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, कि यहां माइनस का चिन्ह, देखो यहां मैंने बताया था कल प्लस का चिन्ह जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो। डायरेक्ट ट्रिक से ज्ञात करेंगे, 343 माइनस 113 कर दो बेटा, तो कितना आ गया 230। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 230। ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट ट्रिक, मैंने आपको बताया था। ऊपर देखो प्लस का चिन्ह जोड़ दो, माइनस का घटा दो। नहीं तो यहां देखेंगे फॉर्मूला बन गया बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 3 बार है, यहां ध्यान रखना।
यहां ये है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सॉरी हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ए माइनस बी बचेगा, 343 माइनस 113, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 210 इज द राइट आंसर। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। 40 कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसके अंकों का योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो इसके अंकों का योगफल देखेंगे एक बार, क्या होगा 6 8 0 6 2 1, 8 6 14 और 6 20 और 2 22 और 1 23। अब 23 में क्या जोड़े जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 23 में 4 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगा बेटा, 27 हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं है। 23 में 2 जोड़ो, 23 और 2 कितना हो गया 25, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र से दुगनी होगी। अगर ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। देखो एक बार ध्यान समझेंगे, यहां ए लिखो और बेटा यहां पे लिखो बी, लास्ट जाओ। ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, मान लो बी की आयु x है, ए की आयु कितनी है 9 वर्ष, ठीक है, x प्लस 9 हो जाएगी। आगे कहा है 10 वर्षों में ए की उम्र, 10 वर्षों में ए की उम्र हो जाएगी x प्लस 9 प्लस 10 यानी कि x प्लस 19। 10 वर्षों में ये जो ए की आयु है, आगे बोला है 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पहले की उम्र की दुगनी है। तो बी की 10 वर्ष पहले, इसकी 10 साल पहले क्या होगी बताओ, 10 साल पहले हो जाएगी, आज x का है तो 10 साल पहले x माइनस 10, और इसकी जो वर्तमान आयु है इसकी कैसी है दुगनी है, तो 2 इंटू में x माइनस 10, तो x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20। इसको इधर लाओ, x माइनस 2x बराबर माइनस 20 माइनस 19 और माइनस x बराबर माइनस 39। तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया, कितना आ गया 39 आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो बेटा अंडर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4। इसको लिखेंगे बेटा 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3 और इसको 4 की घात 1/4, इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसका मतलब है 1/4 है पावर, इसका मतलब है कि जो इसकी पावर है वो कितनी है 1/3 है। अब आप यहां पे क्या करो बेटा, पावर देखो, अब ऐसे हम डायरेक्ट तो इनका मान निकाल नहीं सकते भाई, रूट 2 का पता है आपको लेकिन क्यूब रूट ऑफ 3 का नहीं पता, फोर्थ रूट ऑफ 4 का नहीं पता, तो इसलिए इसको करने का सीधा तरीका है कि यहां 2 है, यहां 3 है, या 4 है, इनकी जो पावर है, पावर आप वैसे ले आओ, एक भिन्न के रूप में जो ये दी गई है इसको आप डायरेक्ट वैसे लाओ एक साधारण रूप से। तो लाने के लिए आप ऊपर ऐसी संख्या का गुणा करो जिसमें 2 का 3 का 4 का भाग चला जाए, तो गुणा सब में आप 12 का कर दो, 3 की पावर 1/3 गुणा 12, 4 की पावर 1/4 गुणा 12, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। अब यहां से कर सकते हैं बेटा 4 की पावर 3, देखो 4 चौका 16 चौका 64, पता है ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 4 गुणा 4 3 बार, ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार, 3 3 9 27 तिया 81, ऐसे ही 6 बार करो बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64। तो इनमें आप बताओ बेटा सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये है, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर है। ये डी वैसे ही लग गया है, इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना क्या, क्यूब रूट ऑफ 3। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो गया। एक परीक्षा में 80% छात्र, देखो अंग्रेजी में पास, अंग्रेजी में पास कितने आपके 80%,
गणित में पास 85 और दोनों में पास 75 प्रतिशत है, प्रतिशत है। आगे दिया है दोनों में फेल 40, दोनों में फेल दिए हैं आपको कितने, 40 विद्यार्थी। अब देखो पहले कुल पास निकालो, यहां भी पास है यहां भी पास है, तो बेटा कुल पास निकालेंगे। कुल पास निकालने का सीधा तरीका है इसको और इसको जोड़ो 80 और 85 और माइनस कर दो बेटा 75। 80 और 85 जोड़ा 165 माइनस 75 किया 90%। यदि आपसे पूछता कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, 90। जब 90% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने प्रतिशत हो गए, 100 माइनस 90 कितने प्रतिशत, 10%। 100 माइनस क्या है, 90। 10% विद्यार्थी फेल हो गए, लेकिन कुल फेल दे रखे हैं अगर 40%, दोनों में नहीं है बेटा, ये टोटल फेल है। हाँ दोनों में, हाँ ये बात वही है, फेल है। फेल कितने, 40। हमें कुल विद्यार्थी निकालने, तो कुल विद्यार्थी देखो कैसे निकालेंगे। आपके पास जो वैल्यू दी है, वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं, लेकिन यहां पे कितने फेल हुए हैं, 10, और कुल विद्यार्थी कितना मानते हैं हम, 100। क्योंकि देखो ये 10% की वैल्यू आपके पास 40 है, तो 100% की क्या हो जाएगी, 4। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो कितना आ गया इसका आंसर, 4। ध्यान रखना, दोबारा देख लो एक बार, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, मैथमेटिक्स में 85 है और बौद्ध में आपके 75 है। अब टोटल 40 स्टूडेंट्स आपके फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो देखो पहले टोटल पास निकालो दोनों सब्जेक्ट में। बेटा टोटल पास कितने हो गए, दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, ये हमारा तरीका है। आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो फेल कितने हो गए आपके, पास कितने हो गए, 90। अब जब पास 90 हो गए तो इसका मतलब फेल कितने विद्यार्थी हैं आपके, 10 विद्यार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है फेल कितने हुए, 40। तो 40/10 हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा कितने का कर देंगे, टोटल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं तो 100 का कर देंगे। इसके बाद चलिए आगे। अच्छा, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म होगी, देखो 6.46 इक्वल टू 640/2 अंक के बाद है तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, 646। अच्छा ये कंप्लीट नहीं लिखा बेटा, इसको ये 9 है, 646/100 इसको कर लेना। चलो हम इसको सही मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। इसको ठीक कर लेना, 646/100 होगा। अच्छा, इनका महत्तम समाप्यवर्तक है, देखो बेटा भिन्न का महत्तम समाप्यवर्तक मैफ है, या जिसको बोलते हैं हम HCF, ये होता है बेटा अंशों का मैफ है बटे में हरों का लेस है, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अंश क्या है, देखो अंश मतलब होता है बेटा, देखो ऊपर वाले अंश का मतलब होता है नोमिनेटर और हर का मतलब है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो अंश क्या है आपके पास, ऊपर वाली संख्या, अंश क्या है, 2/3, ऊपर वाली संख्या लूंगा बेटा, 2/3 देखो क्या है, 2/3 8/9 64/81 और 10/21। तो देखो अंशों का मैथ है, अंश क्या है आपके पास, 2 8 64 10, तो इन सब का में से क्या आ जाएगा बेटा, 2। इन सब का में से क्या आएगा, 2। देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन 2 ही आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। बटे में हरों का लेस है। अब आपके पास हर क्या है, हरों को लिखो, हर है आपके पास 3 9 81 27। अब हरों इनका लेस है, एलसीएम देखो, इनका एलसीएम 81 में सबका भाग जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 81। तो इसका मतलब इसका जो अंशों का लेस है कितना आएगा, 81। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 2/81। दोबारा देखो एक बार, 2/81 होगा, 2/3 8/9 64/81 10/21। हमें बताना है अंश है आपके पास 2 8 64 10, तो इनका आप में से ज्ञात करोगे, तो में से इनका आ जाएगा आपके पास 2। ध्यान रखना इनका जो में से है HCF है वो क्या आ जाएगा, 2। और हरे आपके पास 3 9 81 27, जो इनका लघुत्तम समाप्यवर्तक है वो 81 आ जाएगा, तो 2/81
अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है बेटा, आप इसको ठीक कर लो, 2/18 की बजाय 81 कर लो, ठीक है। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको ठीक कर लेना। राइट आंसर क्या होगा, 2/81 होगा, ठीक है। हालांकि देखो एग्जाम में नहीं आएगी ऐसी मिस्टेक, बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं, बाकी कई बार एग्जाम में भी ऐसी मिसप्रिंट हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद चलिए आगे, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल आपके पास 108 है, किलोमीटर पर आवर में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 5/18 का, और हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां जो समय है वो 15 सेकंड है, यहां गुणा आप 15 का कर दीजिए। अब देखो बेटा एक बार 3 से काटो, 3 पंजे 15, और 3 से ये काटा आपने कितनी बार, 9 बार। 3 से कितनी बार काटा, 9 बार, और 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30। ये भाई ऐसे गलत कैसे कर दिए। देखो 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से 108 किलोमीटर पर आवर की ये चाल हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 5/18। 15 सेकंड पूछा है तो 15 आ गया। रुको रुको एक बार, 108 इंटू 5/18 इंटू 15, अब डायरेक्ट कर दो। ये 18 से कितनी बार, वो मैंने गलत काट दिया था पिछली बार, 18 छिक्की 108, 6 पंजे 30 और 15 तिया 45, 450 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 450 आंसर आएगा। ध्यान रखना 108 गुणा 5/18 गुणा 15 कर देना है। 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितने का कर देंगे, 5/18 का कर देंगे। ये इसका राइट आंसर होगा 450। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 45। किसी राशि पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर के बाद उस राशि का आधा है तो वह राशि क्या है। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर इज हाफ ऑफ द सम। द सम इज, देखो किसी राशि पर जो ब्याज की दर है साल के बाद उस राशि का आधा हो जाएगा, वह राशि क्या है। तो देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट है राशि ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन को पूरा करने के लिए जो डेटा दिया गया है वो कंप्लीट नहीं है। अगर वृत्त की त्रिज्या में देखो 2πr है और r में 75% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ, अच्छा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 75% देन इट्स सर्कमफेरेंस विल इंक्रीज बाय, मतलब इसकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी। तो परिधि, क्वेश्चन हिंदी में कंप्लीट नहीं है, परिधि कितनी बढ़ जाएगी, परिधि कितनी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन ये है कंप्लीट। अगर वृत्त की त्रिज्या में जो रेडियस है आपकी 75% की वृद्धि हो रही है तो आपकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी। तो बेटा परिधि का हमें ज्ञात करना है कि परिधि कितनी बढ़ेगी। तो परिधि के लिए ये 75% बढ़ रही है, तो परिधि ध्यान रखना 2πr है, r की पावर 1 है, तो परिधि भी कितनी बढ़ जाएगी, 75%। परिधि 75%। यदि हाँ इसमें पूछता आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन हमारा अलग होता, उसमें अलग फॉर्मूला लगाते। ध्यान रखना वृत्त या वृत्त दे दिया जाए आपको, या आपके पास स्क्वायर दे दिया जाए और वहां परिधि या परिमाप का पूछे और भुजा या त्रिज्या में वृद्धि दे रहा है, तो जितनी भुजा या त्रिज्या में वृद्धि है उतनी ही वृद्धि आपकी परिधि या परिमाप में होगी। इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। साइन थीटा, तो ये इस तरीके से कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये 1 है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो थीटा का मान क्या होगा, देखो साइन और कॉस कहां बराबर होते हैं, 45 पे बराबर होते हैं। ध्यान रखना साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, नहीं तो आप यहां से देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, इसका मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। और ये कहां पे होता है, थीटा बराबर 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/√2, और आपके पास मैं कहूं बेटा कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1/√2
√2 होती है। तो इसका मतलब किस पे बराबर होंगे? 45 पे। एक गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होता है। देखो ये गोला है, ये आपके पास गोला है, यहां पे दो होते हैं। घुमावदार सतह, घुमावदार सतह का मतलब बेटा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसका, ध्यान देना है एक बार। एक गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, देखो आपने गेंद है, कोई गेंद बीच में से काट दी और आपने उसको जमीन पर रख दिया। वक्र पृष्ठ का मतलब है कर्व सरफेस का जो भाग आप दिखाई दे सकते हो। आपने गेंद काट दी और गेंद काट के जमीन पर इस तरीके से रख दी, तो आपको कौन सा वाला भाग दिखाई देगा? केवल ये वाला भाग दिखाई देगा। देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा। अब इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो ये गोला होता और इस गोले का पूरे का क्या होता है? 4πr²। आधा कर दूंगा तो आधे का क्या हो जाएगा? 2πr²। तो वक्र पृष्ठ का पूछे तो क्या होगा? 2πr²। और यदि आपको इसी में संपूर्ण पृष्ठ का पूछे, किसका पूछे? संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होगा 2πr² + πr²। क्यों? क्योंकि इसका आपका 2πr² और इसका πr², तो टोटल कितना हो गया? 3πr²। बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन कि एक गोले का अर्धगोले का सेमी स्फीयर, इसका आपसे पूछे कि बताओ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये सेमी स्फीयर है बेटा, सेमी स्फीयर। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछे आपसे, तो वक्र पृष्ठ का क्या है? 2πr²। और यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या है? 3πr²। तो इसमें क्या होगा? 2πr² कर लेना, 2πr² है। तो ध्यान रखना इसका क्या होगा? 2πr²। इस पेपर में कई मिस्टेक्स हो गई है, जो कि टाइपिस्ट की मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ ठीक करवा दी है। कोशिश करेंगे कि अगले पेपर में ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं हो। देखो अभी बहुत जल्दी आपके जो एग्जाम डेट है शायद 10-11 तारीख में पता चलेगा कब होगा और कब नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक दिन लाइव आऊंगा और आपसे उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि एग्जाम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, होगा तो कब होगा। तो इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।